धड़कनों के संग संग रक्स बिस्मिल केस नंबर 10 दूसरा हिस्सा निखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद अस्सलाम वालेकुम। और आने वाले कुछ दिनों में सनिया के साथ अय्यस लगातार वलीद के पास माफ़ी मांगने जाते रहे, लेकिन वो वलीद ही क्या जो इन्हें अपने नुकसान पर माफ़ कर देता, बल्कि वो तो इनसे मिलने तक पर भी राजी नहीं था। वो इन दोनों माँ बेटे की शक्ल तक देखने का रवादार नहीं था। वो फ़ोन करते और ये फ़ोन पावर ऑफ कर देता। वो मिलने आते, वो मुलाजिम को कह देता कि वो घर पे नहीं है। वो ऑफिस आते, वो सेक्रेटरी को मना कर देता कि इनमें से कोई मिलने ना आए। अगर आए तो वापस लौटा दिया जाए। मतलब अय्यज तो सनिया मुकम्मल बेइज्जत हो रहे थे। अय्यज फिर भी एक दिन उससे मिलने उसकी विला पहुंच गया, लेकिन बदकिस्मती इसकी कि वलीद इन दिनों बिजनेस ट्रिप पर मुल्क से बाहर चला गया था और उसके पीछे आफरीन पर विला की कंस्ट्रक्शन की सारी जिम्मेदारी थी। वो अपने काम में मसरूफ थी जब अय्यज ने बेशर्म बनकर उसे पुकार लिया। आफी, क्या तुम मामू से मेरा राब्ता करवाने में मदद कर सकती हो? अय्यूज़ इसके करीब आकर बेबसी से बोला। इन कुछ दिनों में ही उसकी हालत काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी थी। आफरीन ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और एक अबरू उठाकर उसे नासमझी से देखा। कभी ये शख्स उसे बहुत प्यारा था, लेकिन अब वो इसकी नज़र में इंतहाई बदसूरत शख्स था। सच है, इंसान की शक्ल उससे खूबसूरत नहीं बनाती, बल्कि उसका किरदार उसे खूबसूरत बनाता है। और एज अपना किरदार उसकी नज़र में गिरा चुका था। अब वो जितनी इससे नफरत करती कम थी। अब वो इसका दुश्मन था और दुश्मन से खैर की उम्मीद फ़ज़ूल होती है। अच्छा, लेकिन मैं क्यों तुम्हारी इस मामले में मदद करूँ, जबकि तुम मेरे दुश्मन हो? उसने शाने उचकाकर लापरवाही से अपने लंच की तरफ मतवज्जो हो गई। उसे सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुसलसल काम में मसरूफ़ थी और अभी कुछ देर पहले ही वो लंच लेकर बैठी थी। आफ़ी, ऐसा मत कहो, क्या तुम भूल गई कि हम दोनों साथ पले-बढ़े हैं? इसका लहज़ा मुल्तजी हुआ, एक आस थी उसके लहज़े में। अगर मैं ग्रवेसी कॉर्पोरेशन से शराकत हासिल ना कर सका तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे सदर के ओहदे से हटा देंगे और मैं विरासत का हक तक खो दूंगा। मेरा बाप सब कुछ मेरे सौतेले भाई को दे देगा। उसके नज़दीक अब भी अपना मकसद था। आफरीन तो बस मोहरा थी जिसे वो इस्तेमाल करना चाह रहा था और आफरीन ये बात अब अच्छी तरह से समझ रही थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसने लापरवाही से कहा। तुम मेरे मंगेतर तो नहीं हो? मेरी बजाय बेहतर आबिश के पास जाओ। ये मेरा सरदर्द बिल्कुल नहीं है। उसने साफ हरी झंडी दिखाई। उसे जवाब देकर अपना लंच और खाने में वो मगन हो गई। मामू आबिश को पसंद नहीं करते आफी। वो तलखी से गोया हुआ, फिर आगे बढ़कर अचानक ही इसका हाथ पकड़ लिया। आफी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे अब नफरत करती हो, लेकिन मेरे पास आबिश से मंगनी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर मैं मंगनी न करता तो मेरा बाप अपना सारा बिजनेस अपने दूसरे बेटे को दे देता और मैं बस खाली हाथ रह जाता आफी। ये मामू की मदद ही थी जिससे मैं अपने बाप के बिजनेस में हिस्सादार था। इनकी कंपनी में बॉस था, सिर्फ मामू के प्रोजेक्ट्स और शेयर्स की वजह से। और अब सब खत्म हो गया है। वो इस वक्त जैसे कोई पागल लग रहा था। आफरीन ने एकदम अपने हाथ उसकी गिरफ्त से खींच निकाले। उसकी भूख अब मिट गई थी। मुझे खुद पर हैरत है, मैं तुम्हें पहले क्यों ना पहचान सकी कि कितने बेशर्म हो तुम। आफरीन ने चबा चबा कर अल्फाज कहे। इसके चेहरे पर नफरत के साथ हकारत झलक रही थी। क्या तुम भूल गए डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर तुमने मुझे कैसे थप्पड़ मारा था, या आबिश की वजह से मुझे कैसे धक्का दिया था? भूल गए? उसे दांत पीसे जैसे अय्यूज को पीस रही हो। और ये भी तो पुरानी बात नहीं, कुछ दिन पहले तुम ही थे ना जिसने किसी को पैसे देकर विला को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे फंसवा सको। सही, अगर मैं बर वक्त हिफाजती इकदाम ना करती तो मेरे साथ मेरी कंपनी का नाम भी बर्बाद हो जाता। ब्रावो, रियली ब्रेवो। आफरीन ने ब्रावो कहते हल्की सी ताली पीटी। इसके साथ याद दिलाने पर अय्यज गर्दन झुका गया। अय्यज दुरानी, तुम्हारी सफाकी ने मुझे अंदर तक टुकड़े कर दिया है। अब सिर्फ तुम्हारे मुंह से बचपन का तज़किरा सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें तो अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं। और बड़ी बात ये है कि बजाय माफ़ी मांगने के बेशर्मी से आकर मेरे सामने मदद मांगने खड़े हो गए। वो तेज लहजे में तलखी से कहते उसे बावर करवा गई कि वो कितना संगदिल और बेशर्म था। अय्यूज तो शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था, सर ही नहीं उठा पा रहा था। किस मुंह से उठा था? सही ही तो कह रही थी वो। उसने तो बचपन की दोस्ती का भरम तक नहीं रखा। उसके लालच ने उसे हद से ज्यादा बेरहम और बेहिस बना दिया था। बस मुंह से एतराफ करते उसके होंठ हिलने से इनकारी थे, वरना जमीन तो चीख चीख कर एतराफ जुर्म कर रहा था।
उसने सर उठाकर कुछ कहने के लिए लब हिलाने चाहे मगर आफरीन ने इर्द-गिर्द देखकर एक गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। इश्तियात से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। बस बत्ती डालो पुरानी बातों पर। आगे कुछ भी कहना अब से। वैसे भी मैं तुमसे ज़्यादा संग-दिल हूँ। आफरीन ने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। कुछ देर बाद उसके इस शर्मसार हुलिये को देखकर तजस्सुस से बोली, आफ्टर ऑल क्या मसला सिर्फ गर्वेज़ी कॉर्पोरेशन की तरफ से ही अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने का है? अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट को वापस पैसा वापस करने से तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो सकता है, तो सिमर से उधार लेकर पैसा वापस कर दो। इतना कहकर तंजिया उसे देखकर मुस्कुराई। आखिर तुम उसके दामाद बनने वाले हो। मुझे पता है मेरे वालिद के पास 20 मिलियन से ज़्यादा की असासे हैं। वो तुम्हारी मदद मदद ज़रूर करेंगे। आखिर में तरस खाकर उसे मशवरा दिया। इसकी बात पर रईस ने बेख्तियार चौंक कर सर उठाकर उसे हैरत से देखा। क्या मतलब? क्या इनके पास अभी दौलत है? वो हैरान था। इसके उनके मुताबिक सीमेंट कंपनी दिवालिया होने के करीब पहुंच गई थी। बिल्कुल, खुफिया तौर पर टैट के पास काफ़ी असासे हैं। इनकी काफ़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, सो इनसे मुनाफा काफ़ी अच्छा होता है। आफरीन ने मज़े से कहा, फिर सर उठाकर आगे बढ़ गई। कुछ कदम आगे बढ़कर रुक कर इसको देखा, जो अभी तक एक ही जगह पर दंग सा खड़ा सोच में डूबा हुआ था। उसके होंठ तंजिया मुस्कुराहट में ढल गए। "हम्म, लालची।" उसने बहरहाल झूठ नहीं बोला था। जाफ़र इस्लानी की इनकम काफ़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की वज़ह से बहुत हद तक अच्छी थी और इसको अय्यज़ की मुश्किल वक़्त में मदद करनी चाहिए। अब आफ़रीन को देखना था कि जाफ़र इस्लानी और आबिश अय्यज़ की मदद करते हैं या धक्का मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देते थे। देखना था। अय्यज़ जल्दी से गाड़ी ड्राइव करके इस्लानी हाउस के वसीय और इस घर के बाहर पहुँच गया। लेकिन अफ़सोस, इसका जाना ही बेकार गया था, क्योंकि मुलाज़िम के कहने के मुताबिक सब लोग कल ही मुल्क से बाहर घूमने चले गए हैं। अय्यज़ ने ये सुनकर इश्तियाल और बेबसी से मुठियाँ भींचकर दाँत पीसे। फौरी तौर पर सेल निकालकर आबिश को कॉल मिलाने लगा। आबिश ने कल रात भी कॉल नहीं उठाई थी और वो समझा था कि सो रही होगी, लेकिन आबिश ने कॉल नहीं रिसीव की। दूसरे दिन फिर कॉल की और खुशकिस्मती से आबिश ने कॉल उठा ली। सॉरी अय्यज़, मैं कल प्लेन में सफ़र कर रही थी तभी कॉल रिसीव न कर सकी। उसके लहजे में अजनबियत थी। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जा रही हो? अय्यज़ के लहजे में शिकायत के साथ खफ़गी थी। आबिश को इसकी बात सुनकर कुछ गलत होने का एहसास हुआ। बला की शातिर लड़की थी। मेरे वालिदैन का मूड आफरीन की वज़ह से बहुत बिगड़ चुका था। सो हमने बाहर घूमने का फ़ैसला कर लिया ताकि कुछ ज़हन फ्रेश हो सके। मेरे पास बिल्कुल वक़्त नहीं था कि तुम्हें बता सकती, क्योंकि ये सब अचानक से ही तय हुआ था। वो लापरवाही से मुँह बनाकर बोली। अय्यज़ ने परेशानी से अपनी पेशानी मसली। परेशानी से इसका सर फट रहा था। अभी कई प्रोजेक्ट्स में मुझे मसले दरपेश हैं जिनमें मैंने सरमायाकारी की थी और अब फंड्स की सख्त कमी है। क्या तुम अपने डैड को इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी कर सकती हो? वो एक आस से बोला था जैसे भीख माँग रहा हो। ओह! आई एम सो सॉरी। आबिश ने अफ़सोस का इज़हार किया। लेकिन मैं वाक़ई इस मामले में बेबस हूँ। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हमारी कंपनी को पहले ही फंड्स की कमी का मसला है, सो डैड तो बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे। सॉरी अय्यूज़। उसने तरीके से बात बनाकर उसे ठप सा जवाब दे दिया। अभी क्या तुम वे नहीं निकाल सकती कोई भी? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। अय्यज़ अब की बिल्कुल भिखारी बनकर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अब कि उसने उसके प्यार को मोहरा बनाया। आई एम सो सॉरी अय्यूज़। उसका लहज़ा सर्द हुआ। लेकिन मैं अपने ख़ानदान के फ़र्ज़ की इंचार्ज बहरहाल नहीं हूँ। अभी यहाँ किसी का भी मूड बेहतर नहीं है। सो मैं कॉल रखती हूँ। हम फिर बात करेंगे। ओके? उसने सर्द-मोहरी से बिना इसका जवाब सुने कॉल काट दी। इसके साथ ही अय्यूज़ का दिल अंदर तक कटकर कई टुकड़ों में मुनक़सिम हो गया। ये थी वो औरत जो कहती थी कि उसे उससे मोहब्बत करती है, जो अब उसकी मदद करने पर तो क्या, बात करने पर भी तैयार नहीं थी। ये थी इसकी मोहब्बत। जल्दी तो रानी कॉर्पोरेशन ने उसे मीटिंग में बुलाया। वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी और उसे मजबूरन भी जाना था। अय्यज़ दरानी, तुम करवेसी कॉर्पोरेशन में अभी कई दिन से जा रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक मसले का हल नहीं निकाला। वो लोग अभी कॉर्पोरेशन कैंसिल करने पर बस ज़िद हैं। वो सर झुकाए टेबल को घूरता रहा। परेशानी और बेआरामी उसके हाल से ज़ाहिर थी। शुरू में ये तुम ही थे जिसने यकीन दिलाया था कि ये मंसूबा काबिल अमल होगा। क्या तुम जानते हो कंपनी ने इस पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? अब बताओ, तुम ये कर सकते हो या नहीं? शेयर होल्डर्स के इल्ज़ामात सुनकर वो ज़र्द पड़ चुका था। कहाँ से लाता वो इन सब का पैसा?
वो बुरी तरह फँसा था। कहावत है ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। बस यही कहावत इस वक़्त यज़दानी दुर्रानी पर दुरुस्त साबित हो रही थी। वो वाक़ई खजूर में अटक गया था। इस वक़्त उसका सौतेला भाई ज़ियाद खड़ा था। सब मेरे भाई पर दबाव डालना बंद करें प्लीज़। आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगरचे गर्वेज़ी कॉर्पोरेशन ने हमारे साथ सारे कॉपरेशंस कैंसल कर दिए हैं, लेकिन मैंने एच के फ़ेमस के बॉस से बात की है और वो हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। एच के फ़ेमस भी एक बड़ा इदारा है। ज़ियाद की बात वाक़ई काबिल गौर है। सब आपस में सरगोशियाँ करने लगे। हाँ, इस जैसे ख़ासो-ख़ास शख़्स से मैं बहुत बेहतर, जो सिर्फ़ यही जानता हो कि औरत को शादी के लिए कैसे कन्विंस किया जाता है। अय्यस ने कहने वाले मेंबर को गुस्से से देखा। तुम्हारी ये हिम्मत! दोबारा ये कहकर देखो। उसने शोला बार नज़रों से उस खातून मैनेजर को देखा। वो खातून उनकी कंपनी की मैनेजर की पोस्ट पर थी, जिसे ये कहने की हिम्मत की थी। वो खड़ी हो गई। क्या मैंने गलत कहा? इस बोली मेलबर्न में कौन नहीं जानता कि अय्यस दरवानी साहब ने अपनी बचपन की मंगेतर को सिर्फ दौलत के लालच में छोड़ दिया। सब मेंबर्स इस खातून मैनेजर को देखकर उसके सर टाइड में सर हिला रहे थे। अय्यज़ के बाप का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। बहुत मुश्किल से वो खामोश बैठा हुआ अय्यज़ को गुस्सैली नज़रों से घूरे जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आशिक मिज़ाज लोगों की तारीख में अपना नाम भी रकम कर दिया, जिसने अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बुरी तरह से मुतासिर किया। क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है दुरानी साहब। बात तल्ख़ ज़रूर है, लेकिन है सच कि आपके इस बेटे को तरबियत की बहुत ज़रूरत है। ये सदर की पोज़ीशन के बिल्कुल काबिल नहीं है। ज़मान साहब जो कि पुराने शेयर होल्डर थे, उन्होंने सच्ची बात दुरानी के मुँह पर कह दी। दुरानी साहब ने काफ़ी रंजीदगी से अय्यज़ की तरफ रुख करके सर्द लहजे में कहा, अय्यज़, बेहतर है कि तुम अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दो और ज़ियाद को ये ओहदा सँभालने दो। तुम अब उसे सँभालने के काबिल नहीं रहे। इनका लहज़ा काफ़ी तौहीन-अमीज़ लगा था अय्यज़ को। वो बेयकीनी से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और हैरत से अपने बाप को देखने लगा। डैड, उसके चेहरे पर बेयकीनी बढ़ी थी। तुमने मुझे वाक़ई मायूस किया है। उसके बाप ने मायूसी से सर हिलाया, फिर उठकर थके-थके कदमों से शाने झुकाए रूम से बाहर निकल गया। दुरानी साहब के साथ बाकी शेयर होल्डर्स भी आहिस्ता-आहिस्ता मीटिंग रूम से निकलते चले गए। इन सब के जाने के बाद ज़ियाद खुशी से मुस्कुराता, तफक्कुराना कदम उठाता उसके पास आया। परेशान ना हो अय्यज़ भैया, मैं कंपनी अच्छी तरह मैनेज कर लूँगा। सो आप बेफ़िक्र होकर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से मुस्तफ़ी हो सकते हैं। ये कहते ही उसे हैरतज़दा छोड़कर सर उठाए मीटिंग रूम का दरवाज़ा पार कर गया। बाहर आते ही उसने अपने पीछे कोई चीज़ ज़ोर से देकर मारने की आवाज़ सुनी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। दुरानी ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन के इंचार्ज मुस्तफ़ी हो गए। सुबह के वक़्त नाश्ते की टेबल पर आबिश ने टीवी पर ये न्यूज़ सुनकर गुस्सा अपना चाय के कप पर निकाला। उसे बहुत गुस्सा आया था। ये काफ़ी शॉक्ड न्यूज़ थी। इसकी तवक्को के बिल्कुल बरख़िलाफ़। वो एक हाई स्टेटस से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो कैसे ये बर्दाश्त करती कि उसके होने वाला शौहर का लाश हो? उसकी हालत काफ़ी पतली हो गई। बेइख्तियार सालिहा के शाने पर सर रखकर रो दी। मॉम, ये सब इंचार्ज नहीं रहा। अब क्या होगा मॉम? मैं अब क्या करूँ? सालिहा अफ़सरदगी से उसके सर पर थपकी देने लगी। उनका दिल अपनी बेटी की बदकिस्मती पर तड़प उठा था। मंगनी के बाद ही ऐसा क्या हो गया, जो हालात यकदम ही पलटा खा गए? ये सब उस आफ़रीन का किया धरा है। मैं मैं मुल्क वापस जाकर उसकी तबीयत अच्छे से साफ़ करूँगी। सालिहा ने दाँत पीसे। जाफ़र साहब ने दोनों माँ-बेटी को पुरसोच नज़रों से देखा। इसकी बजाय क्यों ना हम आबिश की मंगनी तोड़कर किसी ऐसे शख़्स से रिश्ता कर दें कि जो वाक़ई में मेरी बेटी के काबिल हो? अय्यज़ किसी तरह से भी मेरी बेटी के काबिल नहीं रहा। लेकिन आबिश ने सर उठाकर भराए लहजे में बाप को देखकर कहा, सभी को पता है डैड कि अय्यज़ मेरा मंगेतर है। अगर हमने इस तरह रिश्ता ख़त्म कर दिया तो लोग मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएँगे डैड। आबिश को यही फ़िक्र सताने लगी थी कि लोग क्या कहेंगे? जाफ़र साहब के चेहरे पर मायूसी ख़ेज़ मुस्कुराहट उभर आई। अगर वो तुम्हारे पीछे वापस आफ़रीन की तरफ पलट जाए तो? यकीनन फिर कोई तुमको इल्ज़ाम नहीं देगा, दुरुस्त? उसके शातिराना मशवरे पर सालेहा और आबिश के चेहरों पर अजीब-सी चमक आ गई। ये कहते ही उसने अपना सेल फ़ोन टेबल से उठाकर उसकी गैलरी सर्च की और कुछ तस्वीर इन दोनों को दिखाने लगा। ये तस्वीरें ग्रीन माउंटेन के एरिया की थीं, जहाँ अय्यज़ ने आफ़रीन को बाजू से थामा हुआ था, जिसे देखकर आबिश की आँखों में चमक आ गई।
ओह डैड यू आर अमेजिंग, रियली अमेजिंग। ये तस्वीरें कब ली आप ने? जब मुझे ये पता लगा कि गरवेज़ी कॉर्पोरेशन ने अपने फंड्स वापस लिए हैं, तभी मैंने कुछ कार्ड्स अपने पास सँभाल कर रखे थे। उसने रिलैक्स अंदाज में कहकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। कहते हैं जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान की अक्लमंदी भी बढ़ती है। कुछ लोग अपनी अक्लमंदी बेहतरीन कामों में लगाते हैं, तो जाफ़र यज़दानी जैसे लोग दूसरों को नीचा दिखाने में। आफ़रीन को ये खबर फ़रिया ने बताई थी, जब वो शाम को इससे मिलने आई। फाइनली इस बदमाश को अपने किए की सज़ा मिल गई। फ़रिया बेख्तियार उसके गले लग गई। थैंक यू डियर मामू जान। वो हँसने लगी। उसके साथ आफ़रीन भी हँस पड़ी। क्या तुमको लगता है आबिश गुस्से में मर रही होगी? फ़रिया ने बात बदल डाली। नहीं, इस जैसे लोग नहीं मरते, बल्कि वो जल्द ही अय्यज से रिश्ता ख़त्म कर देगी। वो आराम से कहकर सोफ़े पर मुतमईन होकर बैठी। इसकी बात पर फ़रिया ने मासूमियत से पलकें झपकी। नो वे! क्या वो ये अय्यज से मोहब्बत नहीं करती? इस जैसे खुदगर्ज़ लोग मोहब्बत नहीं कर सकते फ़ारी। इनकी तरह मेरे वालिदैन भी खुदगर्ज़ हैं। वो जल्द ही अय्यज को उसके इस्तीफ़ा की वजह से धुतकार देंगे। देख लेना। वो पुरयकीन अंदाज में बोलकर धीरे से मुस्कुराई। चलो ठीक है, क्यों ना आज की खुशी में कहीं डिनर करके मनाएं? फरिया उठते हुए एक्साइटमेंट से बोली। आफरीन भी राजी हो गई। काफी वक्त हो गया था दोनों कहीं बाहर नहीं गई थी और आज मौका से फायदा उठाने का दिन था। लेकिन इत्तेफाक की बात कि जैसे ही तैयार होकर वो बाहर निकली, अचानक ही शहराम सूरी की कॉल आने लगी। वो हैरानी से फोन पर ब्लिंक होते नाम को देखने लगी। फिर जल्दी शहराम ने उसे वीडियो क्लिप भेजी। फदी बिली ने बेबी जन्म दिए थे। वो हैरान होने के साथ इतनी खुश हुई कि बेख्तियार कॉल मिला दी। क्या फिदी बिली ने बेबीज जन्म दिए हैं? वो हैरानी और खुशी से मिले-जुले लहजे में चीखी थी। इस खुशी में वो भूल गई कि कुछ दिन पहले उसने शहराम के साथ क्या सलूक किया था। तो बिल आखिर तुमने मुझे कॉल कर ही लिया अफरीन बेगम। शहराम का लहजा उसके पिछले रवैये की वजह से काफी सर्द था। मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा था। वो उल्टा ताना सुनकर चिराग हो गई। उसने काफी अरसे तक इस बिल्ली का ख्याल रखा था, तो कुदरती तौर पर वो उसके लिए फिक्रमंद हो रही थी। उसने बहुत तकलीफ से जन्म दिए हैं। शहराम ने उसे और परेशान किया। क्या तुमने उससे वेटनरी नहीं भेजा था? वो जज़्बाती होकर चीख पड़ी। उफ़! उसे की कदर तकलीफ़ सही होगी। उसे नॉर्मल बेबीज़ जन्म दिए, वो तकलीफ़ में थी और मैं उसे उठाकर नहीं लेकर जा सकता था। तुम अगर आ सको तो अब आकर उसका ख़्याल रख सकती हो और अब इसे और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। शहराम ने उसे ये नहीं बताया कि वो खुद मेरा कितना परेशान हुआ था। जब वो मैदे की तकलीफ़ में तड़प रहा था और इतनी बेहस और ज़ालिम बन गई थी कि उल्टा हॉस्पिटल का नंबर भेज मारा और अब वो बिल्ली के लिए किस कदर परेशान हो रही थी। जबकि वो इससे ज़्यादा केयर का मुस्तहिक था। वो इंसान था, लेकिन वो एक जानवर को इस पर तरजीह दे रही थी। किस कदर अफ़सोस की बात थी ये। ठीक है, मैं आ रही हूँ। उसने बेबसी और गुस्से से सर को घूरा। जल्दी आना, मुझे डर है कि वो कमज़ोरी की वज़ह से मर ही ना जाए। शहराम ने कॉल काटने से पहले जैसे उसकी दुखती रग दबाई थी। ओह! मेरी बेस्टी प्यारी बेस्टी मैं तैयार हो गई। देखो, कितना प्यारा मेकअप किया मैंने यार। हाँ, हाँ, वो एड़ियों की भल घूमी। कैसी लग रही हूँ? फरिया अपनी ही धुन में मस्त सुर्ख शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ प्रिंटेड स्कार्फ गले में लपेटे, बालों का प्यारा सा स्टाइल बनाए वाक़ई बहुत दिल से तैयार होकर प्यारी लग रही थी। उसके मासूम से नैन नक्श मेकअप के हल्के से कोट से उभर कर देखने वाले की नज़र को यकीनन दंग कर देने की सलाहियत रखते थे। लेकिन फरिया जानी, आई एम सो सॉरी पर मैं नहीं चल रही। फिदी ने बेबीज़ जन्म दिए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मैं वहाँ जा रही हूँ। वो जल्दी-जल्दी से अपना पर्स उठाती उसे हैरान परेशान छोड़कर, ये जा, वो जा। हैं? क्या तुमने इसका ठेका लिया हुआ है? फरिया पीछे हैरानी और खफगी से चिल्लाई, लेकिन उसकी सुनी अनसुनी किए वो बाहर निकल चुकी थी। इसकी बजाय दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर दाँत पीसते वो खड़ी की खड़ी रह गई और रुहानसी होकर अपनी तैयारी को सामने के आईने में देखा। कितना दिल से तैयार हुई थी। घंटा लगाकर ड्रेस सेलेक्ट किया और फिर आधा घंटा अपने नए नकुश को संवारने में लगाया। अब इसकी सारी तैयारी के साथ डिनर की खुशियाँ भी मिलिया-मित करके आफ़रीन उस मनहूस बिल्ली के पीछे चली गई। कमाल है यार! आफ़रीन काफ़ी स्पीड से गाड़ी दौड़ाकर फ्लैट पहुंची थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसे पता चला कि शहराम ने पासवर्ड नहीं बदला था। लॉक का पासवर्ड अभी वही था जिसे खोलकर वो अंदर धड़कते दिल के साथ दाखिल हो गई। कमरा रोशनी से नहाया हुआ था। कमरे के दरवाजे के आगे शहराम अकरू बैठा हुआ था और वो अंदर ही देख रहा था। उसके तासुरात ऐसे थे जैसे उसकी बेटी ने डिलीवरी दी हो।
وہ فکر مندی سے آگے بڑھی۔ کیسی ہیں فدا؟ ہوں، اب ٹھیک ہے، تم جو آ گئی ہو۔ شاہرام نے بے اختیار اسے سر اٹھا کر مدجلو تاثرات سے دیکھا اور پھر نظریں اٹھانا ہی بھول گیا۔ آج سے پہلے نہ کبھی اس نے اس قدر محب ہو کر دیکھا تھا، نہ ہی وہ اس قدر حسین لگی تھی۔ اس کے ساتھ وہ رہنے کو تیار نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ گھریلو حلقے میں ہی نظر آتی تھی، یا اس کے پاس تب وہ چیز نہیں تھی جسے احساس کہتے ہیں۔ لیکن اس کے پاس سے جا کر اس نے خود پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا، اور آج تو وہ بھی اسپیشلی تیار ہوئی تھی۔ وجہ فریا کے ساتھ ڈنر تھا۔ اس نے سمندری رنگ کی جرسی شرٹ پہن رکھی تھی، نیچے بلیک جینز اور سردی سے بچنے کو اسکائی بلو فر والا کوٹ۔ پاؤں میں نفیس فیروزی جوتی جس میں اس کے دودیا پاؤں چھلک رہے تھے۔ جینس میں اس کی سٹول ٹانگیں اسے مائل کرنے لگی۔ اس نے قریب آتے فر والا کوٹ سلیقے سے اتار کر صوفے کی پشت پر ڈالا تھا۔ شہرام کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا جو وہ کسی عورت کو فر والے کوٹ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اس کوٹ میں بہت خوبصورت لگی، بہت زیادہ۔ وہ اسے دیکھنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ بڑے حق سے اس کی نظریں آفرین کے وجود کو تک رہی تھیں، لیکن آفرین کے پاس اس کی نظروں کو نوٹ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بلی کی فکر مندی میں ہی مگن تھی۔ بلی اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کمزوری سے لیٹی ہوئی تھی۔ آفرین کا دل بچوں کو دیکھ کر جیسے ملیٹ ہو رہا تھا۔ بچے بالکل چھوٹے سے تھے، ابھی ابھی پیدا ہوئے تھے، تبھی اس کے جسم پر بال نہیں تھے۔ ان کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ آفرین کی آنکھیں انہیں دیکھ کر خوشی سے نم ہو کر چمکی تھیں۔ یہ تو بہت پیارے ہیں۔ آفرین کی بے ساختہ اور ادا ہونے والے جملے پر شہرام نے چونک کر اپنی نفس بہتر کو دیکھا، پھر بنا بالوں کے گنجے بچوں کو۔ پیارے؟ کیسے پیارے تھے؟ ان کے بال تو تھے ہی نہیں، اور یہ تو بالکل گنجے چوہوں جیسے لگ رہے تھے۔ یہ اور بات کہ اس بہانے ہی صحیح اس نے کافی عرصے بعد اس کی پیاری سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کیا تمہیں یہ پسند آئے؟ وہ آفرین کو دیکھتے پوچھنے لگا، اور وہ کہتی ہاں تو وہ اسے ناراضگی کے باوجود بھی بلکی کی مالکہ بنا دیتا۔ آف کورس، کون ہوگا ایسا جس کو چھوٹے کڈس پسند نہیں ہوں گے؟ آفرین نے اپنی پنکر فنگر سے ایک بچے کو سہلایا، پھر اچانک ہی اسے جس سے کچھ یاد آیا۔ اس نے کچھ کھایا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے اب اسے بھوک لگی ہے۔ شہرام نے اٹھ کر صوفے پر ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آفرین نے سوچا، آخر بچے جنم دینا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، کتنی تکلیف سہی ہوگی بلی نے۔ اوف، اسے جی بھر کر بے فدی پر پیار آیا تھا۔ پھر اس کے لیے مزیدار سا بناتی ہوئی کچھ۔ وہ بلی کی فکر میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ شہرام سے قطع تعلق کیے ہوئے تھی۔ وہ بنا اسے دیکھے کچن میں چلی گئی، آستین فولڈ کر کے چولہا جلایا۔ کرسی پر اس کا ایپرن پڑا ہوا تھا جو وہ یہاں رہتے ہوئے استعمال کرتی تھی، اس نے وہ اٹھا کر باندھا۔ شہرام بھی اس کے پیچھے ہی آ کر اس کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ اسے گھر کے ساتھ کچن بھی بھرا بھرا سا لگا، اس کے دل کی طرح۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بالوں اور وجود سے محصور کن خوشبو اٹھ رہی تھی۔ شہرام کا ذہن دور کہیں در زمین میں چلا گیا۔ آنکھیں بے اختیار بند کر کے اس کی خوشبو کو اندر اتارنے لگا۔ اس نے یہ خوشبو اس عرصے میں بہت مس کی تھی۔ پھر ہولے سے بولا، میرے لیے بھی کچھ بنانا۔ لیکن آفرین نے تو ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر وہ اس کے بے حد قریب ہوا، اس کے کان میں سانسوں کے ساتھ سرگوشی کی۔ میں کہہ رہا ہوں، میرے لیے بھی کچھ پکاؤ۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ سانسوں کی تپش اور انتہائی قربت سے آفرین کی پلکیں ہلکی سی کانپ اٹھی اور جسم میں کپکپاہٹ اتر آئی۔ ہاتھ ہولے سے کانپے اور گپ کی چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر اس نے خود کو سنبھالا اور تھوڑا سا فاصلہ بنا کر پیچھے گھومی۔ اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی۔ مسٹر وکیل صاحب، ایسا لگتا ہے تم کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ تم نے کیا کہا تھا، یہ کہ میں اس قدر گندی عورت ہوں جیسے سڑک پر کھڑی ہوئی عورت ہوتی ہے۔ تم نے کہا تم کبھی میرے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاؤ گے کیونکہ میرے ہاتھ کے پکے کھانے کو دیکھ کر تمہیں اکائی آئے گی۔ یہ سن کر شہرام کا رنگ متھم پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ حیرانی اتر آئی۔ کیا اس نے ایسے کہا تھا؟ اگر کہا تھا تو اسے یاد کیوں نہیں تھا؟ اگر کہا بھی تھا تب بھی اس وقت آفرین کو یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس وقت غصے میں تھا اور غصے میں مجھے یاد نہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا تم غصے میں الٹا سیدھا نہیں کہتی؟ اس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سا مرد ہوگا جو غصہ نہیں کرتا؟ جب وہ ہرٹ ہوتا ہے تو غصے میں غلط سلط کہہ ہی دیتا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں تھا کیونکہ میں ایک مرد ہوں؟
आफरीन चुप हो रही। फाइन, वो एक वकील था। उसके पास अपना गुस्सा करने के हज़ार तवज्जुहात और दलाइल होंगे। वो इससे लफ्ज़ों में जीत नहीं सकती थी, ना ही उससे बहस करना चाहती थी। उसे खामोशी से नज़रें झुकाए खड़ा देखकर वो उसके करीब होकर फ़तहमंदी से बोला, तुम खाना पकाओ। शहराम ने उसके करीब काउंटर पर हाथ रखा, ऐसे कि वह उसके हिसार में आ रही थी। वो बेसाख्ता काम कर पीछे किचन काउंटर से लगी। रिलैक्स, तुम आराम से पकाओ। ठीक है, मैं पका रही। उसने झिझक कर जैसे जान छुड़ाई। उसके मान लेने पर वो मुस्कुराकर सीधा हुआ और बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही आफरीन ने सुकून की गहरी सांस खारिज की और सर नफे में हिलाया। फिर फ्रिज के करीब जाकर उसे खोला। उसकी आंखें फटी की बैठी रह गई। वो इतना अरसा यहाँ नहीं थी, तो भी फ्रिज हर किस्म की पैक्ड सब्जी, पैक्ड छोटा गोश्त, पैक्ड चिकन करमा, काफ़ी महंगे-महंगे पैक्ड जूसेस, मक्खन, मेयोनीज़, चीज़, कर्ड, हद से भरी रहती थी। उसने चिकन निकाला और उसके कोफ्ते बनाने की ठानी, साथ ही फिरनी। जब सब चीज़ें बन गई, तो शहराम के लिए बेदिली से सिर्फ नूडल्स बनाए। उसके ऊपर कच्ची हरी प्याज काट डाली, फिर इसमें सोया सॉस डाला और फिर कुछ सोचकर आखिर में इसमें चिली सॉस भी डाल दिया, ऐसे जैसे डरे जले दिल की जलन उंडेली हो, और लाकर टेबल पर रख दिया। वाह! तुमने बहुत जल्दी बना लिया। शहराम की चहकती आवाज़ आई, लेकिन दूसरे पर उसकी नज़र सिर्फ नूडल्स देखकर एक ही जगह पर जम गई, फिर निगाह उठाकर बिल्ली के खाने पर डाली। इतना बड़ा फ़र्क, जैसे ज़मीन और आसमान की तफरीक हो। म्याऊँ। बिल्ली ने अरसे से आफरीन के हाथ का बना हुआ नहीं खाया था, सो वो अपनी मनपसंद खुशबू वाला खाना सूंघते ही आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते ही खुशी से अपने बाउल में बूम मारने लगी। हम्म। उसे देखकर शहराम ने हनकारा सा भरा। यकीनन मैं इतना अच्छा नहीं, मुझसे ये अच्छी बिल्ली है। शिकायत की गई, लेकिन सुनने वाले ने सुनकर लापरवाही से शाने उचका दिए। मुझे भी लगता है, और मैं तो यहाँ हमेशा ऐसे ही रही हूँ। आफरीन ने खामोशी से बिल्ली के पास बैठकर उसके सर पर मोहब्बत से सहलाया। क्या तुम मेरे पास वापस आ रही हो? शहराम ने पूछ दिया। नहीं तो? उसने हैरत से इस मर्द को देखा जो उसे ही तवज्जो से देख रहा। तुम बहुत आगे क्या सोच रहे हो? आज यहाँ बिल्ली की वजह से आने का मतलब ये हरगिज नहीं है। खुशफहमी का खात्मा किया गया। उसने बात पूरी करके शहराम को यूं ही देखा और फिर धक से रह गई। क्या नहीं था शहराम की नज़रों में? वो कंफ्यूज सी होकर नजरें फेर गई। इसकी सवाल करती नजरों के जवाब उसके पास नहीं थे। मुझे यहाँ यकीन नहीं आता कि तुमने यहाँ आकर एंजॉय नहीं किया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शहराम ने आज उसके यहाँ आने पर जैसे उसे कुरीदा। आफरीन तो आफरीन ने हैरत से उसे देखा। किस बात पर खुश होना चाहिए मुझे? मैं नहीं हूँ खुश। सुना? नहीं हूँ मैं। आफरीन ने जोर से कहा। मानती हूँ मैं तुम्हारे पीछे लगी थी, तुम्हें मजबूर किया और इससे बढ़कर तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश की। वो रुकी और नम आंखों से उसे देखा। तुमने मुझे जिन जिन रकीक नामों से पुकारा, मैं तुम्हें इस पर इल्ज़ाम नहीं देती शहराम, क्योंकि तुमने जो भी कहा सच कहा था। एक रिलेशन तब बेमायनी और बेकार है जब तक बीच में हम आहंगी नहीं हो। तुमने मेरी दो बार मेरी जान बचाई। बदले में मैंने तुम्हारी नौकरानी बनकर हिसाब चुकता कर दिया। अब हम दोनों के बीच हिसाब किताब बराबर हो चुका। कोई किसी का कर्जदार नहीं। उसने जैसे खुद से सारे फैसले सुना दिए। यूं रिलैक्स हुई जैसे हिसाब चुकता कर दिया हो। जिसे सुनकर वो बेसाख्ता सर्द अंदाज में मुस्कुराया, उठकर इसके पास आया और करीब आते देखकर वो खड़ी हो गई और उसे तसव्वुर में देखने लगी। बोला तो उसके शहर में लहजे में तपिश सी थी। तुमने मुझे काफ़ी तंग किया आफरीन बेगम, जिसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। जो कुछ भी तुमने किया या जो बातें भी तुमने मुझे कही, क्या वो मज़ाक थी? क्या तुम मुझे पागल समझकर सलूक कर रही थी? उसका लहजा तल्ख़ था और चेहरे के उतार-चढ़ाव से उसके अंदर के एहसासात ज़ाहिर हो रहे थे। अब वो उसके बहुत पास था, यूँ कि उसकी जलती साँसें आफरीन के गुलाबी गाल झुलसा रही थीं। इसके बाद वो कौन थी, जिसने मुझे कहा कि वो आज बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे उसका महबूब मिल गया है? आफरीन को तसव्वुर में अपनी कई बातें याद आने लगीं। उसने बेसाख्ता पलकें ज़ोर से बंद करके जैसे इस तसव्वुर को झुठलाना चाहा था। फिर वो कौन थी जिसने कसम खाई थी कि वो मेरे साथ हमेशा अच्छी रहेगी? वादा किया था कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगी। उसने आफरीन की गर्दन में चेहरा झुकाया और गहरी सांस लेकर उसकी खुशबू बड़े हक से अपने अंदर उतारी थी।
उसके साँस लेने से आफ़रीन की धड़कनें मुंतशिर हुई थीं। साँसों की रफ़्तार बढ़ गई और वो दम साधे खड़ी रह गई। और फिर वो कौन थी जिसने कहा मेरी सारी ख़ामियाँ उसके नज़दीक खूबियाँ हैं और मेरा लहज़ा पसंद है? कौन थी वो? वो सरगोशी करता रहा। आफ़रीन ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखकर आँखें बंद कर लीं। अ आफ़रीन दंग थी, हिचकिचाकर मिनमिनाई। क्या मैंने वाक़ई ऐसा कहा था? वो आँखों में हैरानगी लिए उसे देखने लगी, जो उसके चेहरे के पास झुका, उसकी खुशबू उतार रहा था। इसकी हैरानगी पर उसे तैर से घूरने लगा। क्या आफ़रीन ने मुझसे मज़ाक किया था? उसकी हिचकिचाहट और मिनमिनाहट, हैरानगी सब क्या मायने रखते थे? वो इस कदर संगदिल कैसे हो सकती थी? उसने उसे बारहा इतने खूबसूरत अल्फ़ाज़ और मोहब्बत भरे जुमले कहे थे। अब अब वो यूँ भूल गई जैसे वो किसी और की बात कर रहा हो। वो वाक़ई बुरी थी, बेहद बुरी। उसने दाँत पीस कर उसे घूरा जैसे कच्चा चबा जाएगी। आफ़रीन डर गई कि कहीं वो टेबल पर रखा नूडल्स का प्याला उठाकर उसके सर पर ना उंडेल दे। वो डरकर अपने आप में सिमट गई। तुम्हारे इस तरह करने से, गुस्सा करने से मैं क्या समझूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत कर बैठे हो? आफ़रीन ने सर झुकाकर ना चाहते हुए भी हिचकिचाते हुए उससे पूछ लिया। ये ऐसा था जैसे आफ़रीन ने शेर की दुम पर पैर रख दिया हो। वो मुश्तइल हुआ। ख्वाब में उसकी आवाज़ तेज़ और तंज़िया हो गई, जैसे खुद पर हँसा हो। मोहब्बत और तुमसे। उसके चेहरे पर अब भी तकब्बुराना तासुरात है जिसने आफ़रीन को पज़ल कर दिया। क्यों? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? आफ़रीन ने जैसे जानना चाहा, शायद वो अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी। तुम सिर्फ़ एक वकील ही तो हो और मैं चीफ़ डिज़ाइनर। हम दोनों ही एक जितना कमाते हैं। क्या मैं किसी तरह से भी तुमसे कम हूँ? इसकी बात पर वो दिल खोलकर उसकी नाज़ुमी पर हँसा। फिर उसे ऊपर से नीचे देखा और उसकी आँखें सवालिया थीं, जैसे कह रही हो कौन तुम? क्या ये औरत नहीं जानती कि वो असल में क्या था? किस हैसियत का मालिक था? उसे वाक़ई हँसी आ रही थी, लेकिन उसे बता नहीं सकता था। उसका लाइल्म रहना ही बेहतर था। उसकी हँसी पर आफ़रीन ने हैरत से उसे सर उठाकर देखा। क्या तुम सिर्फ़ खुद को इसलिए अहम समझ रहे हो कि शहर के अमीर तरीन शख़्स शीश इब्राहिम के दोस्त हो? तुम वाक़ई खुद को बहुत कुछ समझ रहे? इसकी बात सुनकर उसका तैश तो बहुत आया, लेकिन दम भेजते खामोश खड़ा उसे देखता रहा। आफ़रीन ने जब यूँ ही खामोश खड़ा अपनी तरफ घूरते देखा तो समझी कि उसकी मर्दाना अना को ठेस पहुँचा दी है। अच्छा अगर वो यहाँ से चली जाए, ये सोचकर आगे बढ़कर सोफ़े से अपना पर्स उठाने के इरादे से बढ़ी। टेबल पर पड़े नूडल्स पर नज़र पड़े। अगर तुम ये नूडल्स नहीं खाने तो उठाकर फेंक दो। कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा नहीं बनाऊँगी। वो जल्दी-जल्दी खफ़गी से कहती बढ़ी। मैं पहले तुम्हारी मर्ज़ी से पकाती रही, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाना चाह रही थी। अब जबकि ऐसी कोई बात हमारे बीच में नहीं, तो मुझ पर तुम्हारे लिए पकाने की ज़िम्मेदारी भी नहीं। उसने कहते-कहते उसे देखा, जो खामोशी से घूरे जा रहा था। आफ़रीन ने झटके से पर्स के साथ अपना कोट उठाया और अब वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। शहराम की सर्द नज़रें इसके वजूद का हिसार किए हुए थीं और उसकी आवाज़ में कदरे तपिश थी। आफ़रीन बेगम, तुमसे पहले जितनी औरतों ने भी मुझे अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की ना, तो तुम इन सब में बहुत कम वक़्त लिया है। क्या वाक़ई में तुमने मुझसे मोहब्बत की थी? वो सर्द लहजे में फैसलाकुन अंदाज़ में पूछ रहा था। आफ़रीन का दिल उछलकर हलक तक आ गया। वो तेज़-तेज़ धड़कने लगा और उसे खुद अपनी धड़कनों पर हैरत हुई। शहराम की बात पर उसे अपना एहसास जुर्म सताया। हाँ, वो मुजरिम ही तो थी। उस नाप ने शहराम की नाज़ुक जज़्बात से खेला और अब उसे कैसे बताती कि उसे क्यों मार कर रही थी, क्योंकि उसे ये इसका मामूँ समझ रही थी। अब जबकि वो कोई दूसरा शख़्स था तो आफ़रीन के पास कोई वजह ही नहीं रही थी, इसे और अपनी तरफ माइल करती। या उसे वही पहले जैसे मोहब्बत भरे अल्फ़ाज़ कहती। ये उसके लिए वक़्त का ज़िया था, क्योंकि इनमें हकीकत नहीं थी। वो सब एक खेल था, लेकिन ये आफ़रीन बता नहीं सकती थी। अगर उसे बता देती तो वो ही मर जाती। शहराम इसे छोड़ता? मेरे सवाल का जवाब दो आफ़रीन बेगम। शहराम ने उसे सोचते देखा तो उसके बाजू को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेकर धकेल कर डाइनिंग टेबल से लगाया। दूसरे बाजू को टेबल पर रखकर जैसे इसके जाने की राह भी मुकफ़िल कर दी। बिल्कुल मैंने की थी। आफ़रीन ने बमुश्किल अपने ज़हन को पुरसुकून रखा। कहीं जज़्बात में आकर वो ज़ाहिर ना कर दे। तुम बहुत हैंडसम हो, तो मैंने जब तुम्हें देखा तो हार गई थी। उसने नज़रें झुकाए रखी, कहीं आँखों से उसके झूठ का पोल ना खुल जाए। तो फिर तुमने मुझसे मोहब्बत करनी क्यों छोड़ दी?
शहराम का लहजा गंभीर हुआ। वो इसके चेहरे पर झुक कर आया, यूं कि इसकी नाक की नोक आफरीन के नाक की टॉप को छूने लगी। आफरीन के पूरे वजूद में इस टच पर करंट दौड़ गया। वो अपने आप में सिमट गई। इसकी कपकपाहट वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था। वो धीरे दिल में मुस्कुरा दिया। उसकी गुर्बत ने खुद इसके वजूद में भी मीठी मीठी सी कसक दौड़ा दी थी। उसकी खुशबू ने उसे रेस्टोरेंट में दी गई हुई किस याद दिला दी थी। वो सहरज़दा सा होकर झुका। आफरीन इसके अंदाज देखकर लरज़ गई। क्योंकि आफरीन ने गला खुश तर किया। क्योंकि तुम्हें तुम्हें करीब से जानकर मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लगने लगा था। तो मुझे लगा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहराम जो इस पर झुका उसके होंठों पर फोकस किया हुआ था, वो ये सब इन खूबसूरत होंठों से सुनकर गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। इसका सीना गुस्से से जलने लगा। जब तुम मुझे पसंद करती थी तो मेरे मसाज को भी पसंद करती ना? या तुम्हारी मोहब्बत इतनी सतही और कमज़ोर थी? या तुम मुझसे खेल रही थी आफरीन बेगम? इसका लहजा चुभन लिया हुआ था और जिंदगी में पहली बार उसके दिल ने शिद्दत से तमन्ना की थी कि काश वो इस औरत का गला दबाकर मार सकता। इसको इस कदर इश्तियाल में देखकर आफरीन की तो डर से जान ही निकलने लगी। उसकी टांगें खौफ से लरजने लगी। उसे बुरी तरह रोना आ रहा था। वो पछता रही थी कि वो आज रात यहाँ आई ही क्यों। आखिर उसे क्या मौत पड़ी थी जो भागती हुई बिना सोचे समझे शेर के गुछार में घुस आई। मुझसे गलती हो गई। मैं वाकई बहुत कमज़ोर और सतही हूँ। मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़। उसके चेहरे पर डर और खौफ ही खौफ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, किसी बिल्ली की बच्ची की तरह, पानियों जैसी। क्या वो इस कदर खौफनाक था? क्या कभी इससे मोहब्बत का इजहार करने वाली औरत अब इससे खौफज़दा होकर रो रही थी? इसकी गुर्बत से डर रही थी? शहराम को ज़िंदगी में कभी खुद पर इस कदर इंतहा का गुस्सा नहीं आया। उसे खुद से नफ़रत सी होने लगी। ज़िंदगी में पहली बार इसका दिल पड़ रहा था। पहली बार। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मतलबी औरत की वज़ह से, जो इससे ना जाने कौन-सा खेल खेल गई थी। गेट आउट! वो ज़ोर से दहाड़ा। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसे ज़ोर से धक्का दिया और सीधी गोडे पर गिरी। आफरीन को लगा उसके गोडे छिल गए हों। तकलीफ़ और दर्द से बेइख्तियार सिसक पड़ी। दर्द से ज़्यादा शहराम की तरफ से हक़ारत उसे तकलीफ़ दे रही थी। आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। आंखें खून उगलने लगी। वो भी आंसू पोंछती ज़बरदस्ती उठकर अपने कदमों पर बमुश्किल खड़ी हुई। उसकी टांगें कँप-कँपा रही थीं। वो रोते हुए तकरीबन चीखी थी। अगर बात इस बिल्ली की होती ना, तो कौन तुम्हारे घर आता? तुम समझते हो, मैं तुमसे मिलना चाहती थी? तुम एक बदमिज़ाज और मूडी शख़्स हो। सुना तुमने? कौन तुम्हें बर्दाश्त करेगा? कौन? वो रोती बिलखती लड़खड़ाती हुई अपना पर्स और कोट उठाए बाहर निकल गई। पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके जैसे वो सारा गुस्सा दरवाजे पर निकाला। अब वो कभी मुड़कर इस घर में कदम न रखेगी। कभी नहीं। फ्लैट में इसके जाते ही जैसे दर दीवार पर वीरानी सी छा गई। उसने इश्तिहार में नूडल्स का प्याला उठाकर दीवार पर दे मारा, लेकिन इसका हाथ वहीं पर ही कँपकँपा रुक गया। दिमाग की उन नसें उभर कर तेज-तेज दहकने लगी। चेहरा सुर्ख होकर तप गया था। हाथ काँपने लगे। उसने कुछ सोचकर वो प्याला ज़ोर से टेबल पर वापस रखा और उसकी बजाय कप उठाकर इतनी ज़ोर से दे मारा कि किरचियाँ तक दूर से फैलकर गुम हो गई। वो बेइख्तियार सर हाथों में थामे कुर्सी पर गिर गया। उसके दिल के अंदर बाहर जैसे वीरानी सी छा गई। एक खालीपन, एक बोझ। उसे अपना वजूद बेकार सा लगा। एक मर्द की ये इंतहा की बेइज्जती थी। इसकी इज़्ज़त नफ्स को कुचला था आफरीन ने। उसके जज़्बात से खेली थी वो। उसके जिस्म का मज़ाक उड़ाया था उसने। किस तरह कर सकती थी वो उसके साथ? किस तरह? क्या वो इस काबिल था? आज से पहले हर औरत उसकी तरफ बढ़ी थी, अपनी अदाओं से, तरीकों से, मुख्तलिफ चालों से उसकी गुर्बत की तमन्ना की थी। लेकिन इन सब में आफरीन मुख्तलिफ थी। आफरीन ने उससे जायज़ रिश्ता बनाया था। बीवी बनकर इसके जज़्बात से खिलवाड़ कर गई, इसकी ज़ात को तमाशा बना गई। क्या वो इसके नज़दीक मज़ाक था? क्या वो अपनी बीवी की खालिस और सच्ची मोहब्बत के लायक नहीं था? उसने कहा वो इसका रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। किस तरह कहेगी वो इस तरह? क्या उसने भुला दिए वो सारे मीठे बोल, मोहब्बत भरे जुमले जो उसने शहराम के कानों में अमृत की तरह उंडेले थे? वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई थी? कैसे? क्या वो सब ढोंग था? ढोंग था तो किस लिए? क्यों? उसने मुक्का ज़ोर से टेबल पर मारा। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही।
وہ اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہے گا، کبھی نہیں۔ اگر وہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر واپس آنا چاہے گی تب بھی نہیں۔ تب بھی وہ اسے دیکھنا تو دور کی بات، نام تک سننا پسند نہیں کرے گا۔ نیور۔ بھلے وہ اس کے پاؤں پکڑے یا ہاتھ جوڑ کر کھڑی رحم کی بھیک مانگتی رہے۔ اس نے بے ساختہ چہرہ ہاتھوں سے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لے کر نوڈلز کو دیکھا۔ اس نے کئی دن سے کچھ اچھا نہیں کھایا۔ امیتا بری طرح مچل رہا تھا۔ اس نے مارے بندے پیالہ اپنی جانب کھسکایا اور زبردستی چمچ منہ بھر کر منہ میں ڈالا۔ منہ میں چلی سوس گئی تو منہ جلنے لگا۔ اسے آفرین پر اور زیادہ طیش آیا۔ جاتے جاتے بھی ہاتھ دکھا گئی تھی۔ اس نے غصے میں بنا سوچے سمجھے پورے کا پورا پیالہ خالی کر دیا، لیکن پیٹ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ پیٹ تھامے دوہرا ہو گیا۔ تکلیف شدید تھی، لیکن اسے اپنی پرواہ کب رہی تھی۔ یہ درد، یہ تکلیف، دل کے اس درد اور تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جو آفرین اسے دے کر گئی تھی۔